मेरे साथ मौजूद है हर दफ़ा की तरह हमारे इन हाउस एनालिस्ट, और आज बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं, जनाब रेहानुल हक, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान विल प्ले द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप अगेंस्ट नन अदर देन न्यूजीलैंड। और इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, थोड़ी देर बाद ही मैच स्टार्ट होना है, तकरीबन कोई 2 घंटे में मैच स्टार्ट हो जाएगा। और इस वक्त हमें इन इमोशंस में समझ नहीं आ रही कि सही तरह स्टार्ट किस तरह करना है। तो आई थिंक आई वाज थिंकिंग कि क्योंकि हमने हर दफ़ा एक प्लेयर ऑफ द डे करते हैं, आई थॉट व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट अ प्लेयर who can cause a lot of problems to Pakistan। और इसलिए आज हमारे ज़मीन.com player of the day is Mitchell Santner। Why Mitchell Santner? We'll talk about that। So we'll start off with our player of the day, Mitchell Santner। और मैंने ख़ास तौर पर इनके बारे में बात इसलिए करनी है रेहान, क्योंकि जो अभी 7 मैचेस पाकिस्तान के गुजरे उनमें भी, फिर उसके अलावा जो अभी तक का वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी, और पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप देख कर करें तब भी, मिचेल सैंटनर सीम्स टू बी एक वो नहीं होते कि साइलेंट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। फॉर पाकिस्तान, फॉर एवरीवन, ही हैज़ हैड अ रियली गुड वर्ल्ड कप। हमने बहुत बात की थी इस वर्ल्ड कप से पहले कि लेग स्पिनर सक्सेसफुल होंगे, फिंगर स्पिनर्स इतने ज़्यादा ओवर नहीं करते, बट ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग अमंग्स द टॉप 5 विकेट टेकर्स इन द सुपर 12 स्टेज एज वेल, एंड ही इज द ओनली फिंगर स्पिनर देयर एज वेल। या एंड आई थिंक 2 ही स्पिनर हैं, शादाब और ये इन द टॉप। नहीं, बट हसरंगा बिकॉज़ वो पहले से खेल रहे थे तो सुपर 12 स्टेज के अंदर। और बेसिकली सैंडनर के अगेंस्ट पाकिस्तान का एक और बहुत मेजर मसला है, वो ये है कि अगर आप कहते हैं कि आपको स्पिन बैशर चाहिए, ठीक है, तो हमने अक्सर बात की मैचअप्स की बात की। मैचअप्स अगर आप देखेंगे तो इवन शादाब हैज़ अ ग्रेट मैचअप रिसेंटली अगेंस्ट लेग स्पिन एंड ऑफ स्पिन, बट डजंट हैव अ ग्रेट मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। नवाज ऑन पेपर सीम्स अ रियली गुड मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, बट उसका भी इतना अच्छा मैचअप नहीं है, ठीक है। आपके जो ओपनर हैं वो भी लेफ्ट आर्म स्पिन के ऊपर, इफ ही बोल्स इन द पावर प्ले तो दे डोंट अटैक एज मच, ठीक है। तो आई थिंक आपके पहले 5 में हारिस को अभी इस वक्त साइड पे रखें, पहले 5 में देन शान वुड बी द ओनली वन विद अ डिसेंट इनफ मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। यस, एंड दैट इज़ व्हाई आपको कंसिस्टेंटली कोशिश करनी पड़ेगी कि आप जो है वो ऐसे पेयर्स क्रिएट करें जहाँ पे दे कैन नॉट गेट थ्रू देयर ओवर्स क्विकली, विच सैंडनर ट्राइज टू डू। एंड इन ट्राइंग टू डू दैट, क्योंकि आपको लगता है कि he's one of the most clever bowlers, you will see that he'll be bowling at something around 90 kph and suddenly he'll throw it up there at 84, 85, even under 80। Ireland के अगेंस्ट उसने एक बॉल करवाई थी, उससे पिछली वाली बॉल 90 थी, the next ball was 77 and basically he got a wicket on that because he varies his pace really well। He is very clever in what line to bowl, very clever in terms of जो सबसे सैंडनर की बहुत अच्छी चीज़ है ना, आप उसकी लेंथ देखेंगे ना, जिस ग्राउंड पे वो खेल रहा है उस मुताबिक वो लेंथ कराएगा। अगर उसको लगता है कि शॉर्ट बाउंड्रीज आर बिगर तो he'll push his length back, and similarly अगर उसको लग रहा है स्ट्रेट बाउंड्री है तो he'll go a little fuller। So spinners obviously, फास्ट बॉलर्स ये करते हैं, स्पिनर्स ये बहुत कम करते हैं, they're accustomed to one certain length and they keep bowling there, but Santner is, I think in this World Cup, अगर आप कहें कि in terms of skill और उसका आउटपुट, तो जो मोस्ट एफिशिएंट बॉलर जो रहे हैं वो सैंडनर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात भी थी कि हमारे लिए बड़ा सेफ काम हो सकता था कि हम सीधी तरह या लॉकी फर्गसन को पिक कर लें इस चीज़ के लिए, या ट्रेंट बोल्ट को पिक कर लें फॉर द पीपल हु कुड कॉज अस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, या हम बैटिंग की तरफ चलें तो फिन एलन की बात कर लें, कॉनवे की बात कर लें, ग्लेन फिलिप्स की बात कर लें। लेकिन मिचेल सैंटनर के बारे में मैं इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड का पेस अटैक देखें तो न्यूजीलैंड के पेस अटैक में आपको उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान के पेस अटैक में रेहान आपको उतनी कोई वीकनेस नहीं नज़र आती जिस पे आपको स्पेसिफिकली कोई टेक ऑन करें। तो एक जो बॉलर जो आपको जहाँ पर लगता है कि ओके ही इज़ गोइंग टू बी द वन दैट वी आर गोइंग टू टारगेट इज अगेन गोइंग टू बी सैंटनर और सोडी। और आप एकदम से उनमें जब आप देखते हैं तो आई मीन सोडी देन बिकम्स द वन गाय जिस पे वो करें, लेकिन सोडी ऑन हिज डे हैज़ नोन टू ट्रबल पाकिस्तान। या Also the other thing very interesting in playing against New Zealand is कि हमने बहुत इंटेंट की बात की and I'm in huge favor of going out and attacking from the start। New Zealand is one team जिसके अगेंस्ट अगर आप आखिरी 5 ओवर तक अपनी बैटिंग ले जाएं और आपकी विकेट्स नहीं गिरी हुई तो आप उनकी डेथ बॉलिंग को एक एंड से अटैक कर सकते हैं। इवन इफ लोकी फर्गसन इज बॉलिंग फ्रॉम वन एंड, whoever bowls from the other end
उसको आप प्रॉपर टारगेट कर सकते हैं। प्रॉपर टारगेट कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा मैचअप्स और भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन है। एक रेहान ने बता दिया कि आप डेथ बॉलिंग में जो दूसरे एंड पर है उससे टारगेट कर सकते हैं। मिडिल ओवर में मिचेल सैंटनर की हमने कॉन्वर्सेशन इसलिए की क्योंकि कई दफ़ा हम लोग वी थ्रो अवे ईजी विकेट्स टू बॉलर्स लाइक मिचेल सैंटनर। Yeah, I mean, that has happened in the past many times. I think that's like you said, easy wickets to Sandner. So, नहीं मतलब ये कि जहाँ पर आपको Sandner is like right now he's amongst the best ballers in the world. No, I get that. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि आप वहाँ पर unnecessarily वो इसलिए होता है कि आपको लोकी फर्गसन का डर है एक एंड से, बिकॉज लोकी लाइक आप जितने भी प्लेयर से बात करें तो you know Mark Wood is really fast and then you have a lot of other really fast bowlers. Even Nokia का भी बहुत होता है लेकिन लोकी का पाकिस्तान के ऊपर effect is a little different. They all rate him a little higher because अगर उसकी pace 148 है तो it feels like it's a little faster than that because of his action. It's very difficult to pick up. The hard length that he hits, the bounce that he gets, and उसका bounce का मसला ये है कि sometimes it rises, sometimes it doesn't as much. तो is a very difficult bowler for Pakistan. The proposition there is तो पाकिस्तान because लोकी उस एंड से होगा and if you cannot go ideally तो आपको चाहिए कि लोकी के पहले ओवर में आप अटैक करें, नहीं होता तो फिर आपकी मजबूरी बन जाती है कि you attack सोडी एंड सैंटनर, in which case they become even more dangerous. अच्छा रेहान, मैं पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर पे कोई बात इसलिए इस वक्त अभी नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सवालात आए हैं, उनमें हम बैटिंग ऑर्डर को डिस्कस करेंगे, हमें मौका ज़रूर मिलेगा उस पर बात करने का। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं और चीज़ों पर चलना चाहूँगा और बातें यहाँ पर करना चाहूँगा। सिडनी में मैच हो रहा है, एक दो सवाल ऐसे भी थे, आई थिंक वो शायद बाद में भी आ जाएगा, लेकिन आई एम गोइंग टू टेक अ लीड फ्रॉम दैट। इवन दो पाकिस्तान हैज़ फेयर्ड रियली वेल with four seamers, would Pakistan still have a temptation to add another batsman and drop one of the seamers? No. Because आपके चार पेसर्स आर बेसिकली आपको इस वर्ल्ड कप के अंदर, मैं सिर्फ सिडनी को दिमाग में रख के कह रहा हूँ और कोई बात नहीं। सिडनी को दिमाग में कह रहे हैं तो फिर भी आपके चार पेसर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वन हैज़ एन ऑफ डे तो यू स्टिल कैन कवर दैट वन विद समवन। पांच बॉलर्स के साथ आपका मसला होता है कि यू कैन नॉट देन हैव द कवर। इफ्तिखार को रख रहा हूँ ना मैं सिक्स्थ ऑप्शन। अगर कॉनवे आउट हो जाता है तो आप किसको मिडल ओवर्स में कराएंगे? उनके कौन से लेफ्ट हैंडर हैं जिसको आप इफ्तिखार करवा रहे हैं बॉलिंग? तो पोजीशन भी तो देखनी है ना आपने। फेयर इनफ, ठीक हो गया। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये कि इससे पहले कि हम बॉलिंग मैचअप्स की तरफ चलें, थोड़ा सा बाबर और रिजवान पे कॉन्वर्सेशन एंड पर करेंगे, वो मैंने कहा पहले बता दूं। मैं बात करना चाह रहा हूँ एज फार एज द कॉइन टॉस इज कंसर्न, सिडनी कंडीशंस एवरीथिंग। आई नो हमने पिछले शो में बहुत बात की थी कि जब तक आप वहाँ पर जाके कंडीशंस असेस नहीं करते, जब तक कुछ वहाँ पर आप खड़े होकर पिच नहीं देखते, तब तक आप ये सही तरह फैसला नहीं कर सकते वेदर यू शुड बी बैटिंग फर्स्ट और सेकंड। लेकिन मैच अब लिटरली कुछ घंटे दूर है। शुड पाकिस्तान बी बैटिंग फर्स्ट इफ दे विन द टॉस और should they chase? I think they should bat first. They should bat first? I think Any particular reason? Because अभी तक इस वर्ल्ड कप में आपने देखा है रिजल्ट्स मोस्टली जो बिग मैचेस हुए हैं टीम्स के, उसमें द टीम दैट्स बैटिंग फर्स्ट हैज़ हैड अ लिटिल बिट ऑफ एन एज एंड ऑल्सो आई थिंक द बॉल इन द सेकंड इनिंग्स हैज़ मूव्ड अ लॉट, सीम्ड अ लॉट इन दिस थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। तो क्या होता है कि अगर आपको रिक्वायर्ड रन रेट एक सर्टेन एक्सटेंट से ऊपर चला जाता है तो फिर आप, जो हमने साउथ अफ्रीका के साथ देखा, साउथ अफ्रीका के साथ हुआ, कपल ऑफ अदर मैचेस वेयर टीम, हमारे साथ खुद एशिया कप में हुआ, एशिया कप में हुआ, वो तो डिफरेंट कंडीशन हमारे साथ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हुआ कि द रन रेट केप्ट लाइक डिड नॉट गो एज हाई, वी वर एट वन स्टेज 41 रिक्वायर्ड ऑफ 37, बट इन पिचेस के ऊपर एक्सेलरेशन तब आसान है जब आप प्लेयर सेट है। किसी नए प्लेयर के लिए आके इमीडिएटली एक्सेलरेट करना इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। सो दैट इज़ वाई वो चेस के अंदर दैट देन बिल्ड्स अप। इवन जो पाकिस्तान इंडिया से मैच आ रहा था चेस करते हुए, दैट्स बिकॉज कोहली वॉज देयर एंड ही वॉज सेट एट द क्रीज व्हेन ही प्लेड दैट इनिंग्स। बट अदर दैन दैट इवन आप न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच देखें, ग्लेन फिलिप्स आए, उन्होंने मारना शुरू किया। इन द लास्ट आई थिंक 4-5 ओवर्स इंग्लैंड कंसिडर्ड समथिंग लाइक 33-34 रन्स once Phillips got out. So once a wicket falls, it's very difficult to accelerate. अच्छा रेहान, यहाँ पे एक और बात जो मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूँगा वो ये पूछना चाहूँगा कि हमने इस टूर्नामेंट से पहले बहुत कैटेगोरिकली बात की कि पाकिस्तान स्ट्रगल्स टू सेट अ गुड टारगेट, दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। और आई थिंक उसमें प्राइमरीली हमारी वजह ये थी कि हम अमूमन यही बात करते थे कि शायद हमारे ओपनर्स पे जो एक तनकीद होती है या टॉप ऑर्डर पे तनकीद होती है कि वो ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम करते हैं, उसके बाद से वी स्ट्रगल टू फिगर आउट कि व्हाट शुड बी अ गुड टोटल। With the way Haris is playing, the form that Iftikhar is in, obviously बात है ऑफ डे अब हो सकता है, but they're clearly in form. Shan Masood is also clearly in form.
Do you think we can potentially struggle in at least determining what sort of target we should be setting up? Perfect template for an innings in terms of your approach to an innings was Pakistan versus South Africa. You kept losing wickets. You were 48 for 4. आपका 90 odd पे कोई 5 आउट थे. But at no point did you lose that intent. Because you thought कि अगर हम 120 पे आउट होते हैं फिर भी हम मैच हार रहे हैं, इससे बेहतर let's aim a little higher. That is a perfect approach to set a total in T20 cricket. Sometimes होता ये है T20s में कि teams that are batting first, they are too worried about losing wickets and they overvalue their wickets. ठीक है. And जिसकी वजह से आपका end total जो होता है वो आप देखते हैं कि यार ये टीम ऑल आउट भी नहीं हुई, इनके भी 3-4 बैटर भी पड़े थे जो आके मार सकते थे, तो आपने रिसोर्सेज पूरी यूज़ नहीं की, 20 ओवर आपके ख़त्म हो गए. दूसरी टीम चेस कर रही होती है, आपसे ज़्यादा विकेट्स गिरी होती हैं उनकी, लेकिन वो मैच जीत जाते हैं बिकॉज उनको टारगेट पता है और उनके रिसोर्सेज उन्होंने पूरे यूटिलाइज किए हैं. सो द परफेक्ट पाकिस्तान हैज़ डन इट लाइक द साउथ अफ्रीका मैच. इवन उस टेम्पलेट से अगर आप खेल के 110-20 पे भी आउट हो जाए, नो कंप्लेंट्स, बिकॉज यू क्लियरली हैड एन आइडिया व्हाट यू वांटेड टू डू. अच्छा रेहान, जो पाकिस्तान ने 7 मैच सीरीज़ खेली थी, मैं अभी वापस आ रहा हूँ उसी जगह पर आ रहा हूँ कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स पे ही मैं फोकस कर रहा हूँ. अगले सेगमेंट में विल टॉक अबाउट न्यूजीलैंड्स बैटर्स. यहाँ पर जो एक मेरा यहाँ पे सवाल है वो ये है कि आपने वो जो 7 मैचेस की सीरीज़ थी उसमें आपके लिए सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या था एज फार एज न्यूजीलैंड्स बॉलिंग इज कंसर्न्ड अगेंस्ट पाकिस्तान बैटिंग? आई थिंक मैं अभी अगेन बॉलिंग पे बात कर रहा हूँ, बैटिंग पर अगले सेगमेंट में आप खुल के फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स की तारीफें कीजिएगा. गो ऑन. आई थिंक उसके अंदर सीरीज के अंदर ये था कि पाकिस्तान एक्चुअली प्लेड सोडी रियली वेल थ्रू आउट द सीरीज. हाँ, मतलब मैं उस दिन जो हमने बात की थी उसने एक्शन चेंज किया और राशिद खान बनकर आ रहे हैं. उसके बाद से फॉर सम स्ट्रेंज रीजन पाकिस्तान के खिलाफ he's not been as effective as historically he was. Yeah, I think Pakistan played him really well throughout the series and Pakistan dealt with spin pretty well. ठीक है, जो बेसिकली मसला हो रहा था, obviously conditions play a role in that. मसला वही आता है पाकिस्तान का कि sometimes पाकिस्तान against pace, against quality pace, problem ये आती है when the ball is seaming around, that's when Pakistan struggles are there. Obviously spin बहुत well documented issue है पाकिस्तान टीम का कि spin के against middle overs में struggle करते हैं. बट विद द करंट टीम विद द वे दे प्लेड इन दीज कंडीशंस आप कह सकते हैं कि स्पिन को टारगेट कर सकते हैं. वीव सीन इफ्तिखार हिट सिक्सेस अगेंस्ट स्पिनर्स इन अगेंस्ट इंडिया. वीव सीन शादाब डू दैट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. वीव इवन सीन, आई नो पीपल डोंट रेट दैट नवाज इनिंग्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, पर शम्सी के अगेंस्ट जो वो खेला था, आई नो एक कैच उसका ड्रॉप होकर चौका हुआ था एंड द 6 दैट हिट, द इंटेंट वाज प्रीटी क्लियर दैट ही वांट्स टू अटैक. जिस तरीके से जो मुझे एक अच्छी बात लगी थी ना उस एक इनिंग्स की, वो ये लगी थी कि हम हमेशा पाकिस्तानी बैट्समैन को ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आजकल रिसेंटली ऑफ लेट कि स्पिनर्स की वो लाइन ख़राब नहीं करते बाय स्वीपिंग. ठीक है, मतलब जब तक वो स्पिनर को स्वीप कर करके उसकी लाइन या उसका प्लान नहीं चेंज करेंगे तब तक वी फील दैट दे प्रॉब्ली विल नॉट कॉज और क्रिएट डाउट इन देयर माइंड्स. इसका एक प्रोटोटाइप हमने पाकिस्तान की जो 7 मैच सीरीज थी अगेंस्ट इंग्लैंड उसमें देखा, जब बेन टकेट ने शायद ही कोई सीधी शॉट मारी हो टू एनी ऑफ द स्पिनर्स. वो वैसे नहीं मारता सीधी. नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ ना यार, रेगुलर स्वीप था ये, रिवर्स स्वीप. एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको उस मैच में ये भी फेवर मिला था कि द स्क्वायर बाउंड्रीज वर स्मॉलर, व्हिच विल बी द सिमिलर केस इन दिस मैच एज वेल. सो व्हेन द स्क्वायर बाउंड्रीज आर स्मॉलर तो द स्वीप इज द बेस्ट शॉट अगेंस्ट स्पिन, बिकॉज आपको अगर वो स्क्वायर लेग की या मिड विकेट की या आपको फाइन लेग के करीब उस एरिया के अंदर आपको शॉट मारनी है तो स्पिन उससे बेहतर क्या शॉट है. जिस मर्जी साइड पे बॉल स्पिन हो रही है आपने तो बेसिकली वही एंगल के ऊपर शॉट मारनी है. तो आई थिंक दैट हेल्प्स पाकिस्तान. द शॉर्टर स्क्वायर बाउंड्रीज आर गुड फॉर पाकिस्तान. ठीक हो गया रेहान, वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे बैटर्स के खिलाफ पाकिस्तान के मैचअप्स की और कैसे सोर्सेज को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है बाबर आजम को. बात कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में, पाकिस्तान की बैटिंग वर्सेस न्यूजीलैंड की बॉलिंग. और मैं बार बार कह रहा था जो पिछली 7 मैच की सीरीज़ हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, तो रेहान ने कहा यार मुझे कंफ्यूज करें, वो 7 मैच की सीरीज़ नहीं थी, वो एक ट्राई सीरीज़ थी. सो अपॉलॉजीज़ फॉर दैट. चलते हैं अब थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन करना चाहूँगा रेहान अबाउट द मैचअप, क्योंकि जो हमारे फैंस हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमें देख रहे होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब हम कैटेगोरिकली बॉलिंग मैचअप्स पाकिस्तान की देते हैं for New Zealand batters. So let's start off with their openers. It's going to be Finn Allen and Conway, right? So Finn Allen and Conway, मेरे नज़दीक तो again Naseem Shah and Shaheen and Naseem Shah will be opening the bowling, but specific plans. Finn Allen takes on left arm pace.
that's how he plays, ठीक है. And अगर आप And he's one of those very few people who takes on left arm pace at such a high rate. हाँ, so he prefers that. That's his favorite, and the ball coming in also helps him. But again, that is if your pace is a little lower. If you bowl the same ball at high pace, then उसका थोड़ा सा आप issue create कर सकते हैं. Key against Finn Allen is कि don't be predictable. Like Finn Allen will know कि शाहीन मुझे नई बॉल से अंदर लाने की फुल बॉल करने की कोशिश करेगा और शुरू में फुल ही कराएगा. अगर आप उसको अपनी लेंथ पीछे लेकर जाके यू गो अक्रॉस हिम, दैट इज अ वेरी ह्यूज चांस ऑफ पिकिंग अप हिज विकेट ऑन अ हार्ड गुड लेंथ. दैट इज अ गुड चांस ऑफ पिकिंग अप हिज विकेट इन अर्ली ऑन, ठीक है. एंड ही क्रिएट्स हिज ओन एंगल्स, ही मूव्स अराउंड इन द क्रीज. कॉनवे ऑन द अदर हैंड इज वेरी, यू नो, आपको पता है, मोर टेक्स्ट बुक, नॉट वेरी टेक्स्ट बुक, ही इज मोर टेक्स्ट बुक. And उसके against दोनों नसीम और शाहीन can create problems because the ball going away from him is a problem for him. When it comes back into him, he's a much better player. But when it goes away from him early on, again after 10 balls, it's a totally different story because batters then have changed their approach and everything. But अगर आप उसको off stump से थोड़ी सी बॉल बाहर जा रही हो, that's one way you can target him. So the opening pair against, so yeah, the problem that Pakistan will have is against Glenn Phillips. मेजर प्रॉब्लम. ग्लेन फिलिप्स पे बात करने से पहले जरा फेस बाय फेस चलते हैं ना, पहले पावर प्ले में चलते हैं. अगर इस वक्त थिंग्स वो अकॉर्डिंग टू प्लान, देन यू प्रॉब्ली वुड सी वन चारों सीमर्स बॉलिंग एटलीस्ट वंस इन द पावर प्ले. यू कैन इवन, अगर आपको लगता है कि नई बॉल स्विंग हो रही है, आप शाहीन के 3 भी करा सकते हैं क्योंकि यू हैव द लग्जरी ऑफ हसीम बॉलिंग एट द डेथ एज वेल. लेकिन आई थिंक इस वक्त अगर बॉल स्विंग हो रहा है नहीं, बट जिस तरीके की शाहीन की परफॉर्मेंस रही थी पिछले मैच में डेथ में, तो आई थिंक वो दे वुडंट माइंड और दे वुडंट बी अनकंफर्टेबल विद शाहीन कमिंग इन या एक ओवर के लिए बीच में या एट द एंड. मतलब ये वही वाली बात है ना कि व्हेन यू हैव 4 सीमर्स यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. और अगर आपके इतने हाई क्वालिटी सीमर्स यहाँ पर हो. आपने ग्लेन फिलिप्स की बात की, मैं थोड़ा सा ना पहले केन विलियमसन के बारे में इसलिए बात करूंगा कि केन विलियमसन एक तो पिछले मैच में उन्होंने बहुत एक तेज़ 50 मारी. दूसरी बात तेज़ 50 मारी, बहुत तेज़ 50 मारी. फिर हमारे खिलाफ जो आखिरी मैच था फाइनल, उसमें भी केन विलियमसन ने तेज़ 50 मारी. नहीं, बहुत तेज़ 50 मारी. नहीं, जिस रेट से वो आगे पीछे जा रहे थे वो तो फिर फ्लैश ही लग रहे थे. लेकिन मैं यहाँ पे ये वाली बात कर रहा हूँ कि वी हैव अ हैबिट or we have this tendency of usually getting everyone out except for the anchor, and then the anchor accelerating against us at a ridiculous pace. I think it's okay at this stage मेरा एक genuine concern is Kane Williamson as well. मेरा उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि या तो केन विलियमसन की आप विकेट जो है अगर अर्ली नहीं मिलती है आपको, तो यू कैन बेसिकली टाई अप वन एंड, एंड व्हाट दैट मीन्स इज के ग्लेन फिलिप्स देन हैज़ टू टेक द चांस फ्रॉम द अदर एंड. So you can get him out. That is one way of going about it. The other way is you go for the kill, and जिसके अंदर ये है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप isn't as deep, तो you can actually go in for that kill. कि आप उनके आउट कर लें तो you can put them under a lot of pressure. So that is why having 4 fast bowlers means कि अगर जो बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है उसको आप एक एक्स्ट्रा ओवर दे सकते हैं. अगर पावर प्ले में शाहीन कर रहा है या आपको मिडल ओवर्स के अंदर आपको लगता है हारिस माइट ट्रबल दिस प्लेयर, तो आप उसके एक की बजाय 2 ओवर दे दें मिडल ओवर्स में, ठीक है. तो ऑल दैट कैन बी डन. Glenn Phillips right now is the key because of his square game. अच्छा, तो फिर Glenn Phillips पे आते हैं. The plan against him. Anything apart from Shadab? No, don't ball short at all to him. Yeah. ठीक है, because square of the wicket, जिस तरह का उसका stance and everything, good length is good. On any pitch, good length is the, and you know, लोग कहते हैं टेस्ट मैच लेंथ और टॉप ऑफ वाला वो हर फॉर्मेट में उतना ही सक्सेसफुल है. आप अभी भी, मैं अगर किसी को डेटा चाहिए, आप प्लीज़ लुक इट अप कि सबसे मुश्किल लेंथ कौन सी मारना है. दैट इज़ गुड लेंथ. ठीक है. सो इफ़ यू समहाउ you know can stop him playing square of the wicket, so that is the way to stop him. I know he's very powerful straight down the ground as well, but you have a higher probability of getting him out there than you have on the side boundaries. Glenn Phillips ने 100 किसके खिलाफ मारा था? I forget. Yeah, I forget as well. मतलब एकदम से दिमाग से निकल गया. लेकिन उसमें एक स्टैंड आउट फीचर ये भी रहा कि no, that was one of the, I think Sri Lanka, it's one of the most outstanding innings of the. और उसमें ये वाली बात थी कि वो हसरंगा को he really took him on as well. लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शादाब राइट नाउ हैज़ बीन आवर वन बॉलर हु हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द मोस्ट कंट्रोल. लेकिन शादाब की लेग स्पिन में आई नो उन्होंने वो स्वीप भी किया, स्लॉक स्वीप भी किया, सारा कुछ किया दूसरे स्पिनर्स को. शादाब पे और प्रॉबली हसरंगा में
थोड़ा सा जो फ़र्क होगा वो ये होगा कि शादाब की पेस इज़ वेरी डिफरेंट. Yeah, I think As a leg spinner. Shadab and Rashid would be right now the two more difficult leg spinners जिनके अगेंस्ट आप स्वीप शॉट मार सके. Rashid would be even more difficult than Shadab because Rashid तो 100 पे कराता है ना ठीक. Mujib as well, like they ball really fast. Shadab is very difficult to sweep against. तो you can't like उसके अगेंस्ट उसके मसला ये होता है कि शादाब समटाइम्स उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है एंड बाय द वे फिलिप्स इज रियली गुड ऑन दैट शॉट एज वेल. तो you have to get your lengths absolutely spot on against Phillips. That is like the key against him is more than line and more than anything else is the length that you ball to him. Anyone else we should be talking about in the New Zealand batting lineup? Your favorite Jimmy Neesham? Yeah, Jimmy Neesham has this habit of turning up for big matches with the bat. I think जब भी ऐसी कोई situation होती है, he enjoys himself in those situations. He likes that challenge as well. एंड बिकॉज इज सच अ स्ट्रेंज प्लेयर टू बॉल अगेंस्ट, सो आपके कोई सेट प्लान उसके अगेंस्ट आप बनाओगे तो ही विल डू समथिंग डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई एट द डेथ ही इज वेरी डिफिकल्ट टू बॉल एट. नवाज ने इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं की अभी तक इस वर्ल्ड कप में. नवाज is, I mean, from what we can observe, seems to be a little low on confidence as well. Would you at any point in time bring Nawaz into bowl? Absolutely. Which phase? When Phillips and Williamson are new at the crease, you can bowl him one over, see if the ball is gripping. And I have a feeling कि जिस किस्म का turnaround होता है cricket में, I won't be surprised if Nawaz turns out to be one of the people with a key breakthrough in this particular match. Yeah. I think उसमें you have to be clever in using when you have 6 bowlers. अक्सर ये होता है कि कैप्टन के पास इतने ज़्यादा options हो जाते हैं कि you end up underutilizing someone और वो. But आपकी कुछ situations मैच में ऐसी आती हैं जिसमें obvious हो जाता है कि यार अभी ये एक ओवर मेरा निकल गया अगर या इसने विकेट निकाल दी इस ओवर के अंदर तो मुझे मोमेंटम मिल जाएगा. सो फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका वाले मैच के अंदर when Shadab picks up those 2 wickets, it's really good captaincy to give the next over to Nawaz because आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि बॉल ग्रिप हुई है तो आपने नवाज को ओवर दिया, नवाज ने जल्दी से ओवर निकाला एंड बेसिकली दैट वन ओवर दैट शादाब ओवर दैट वन ओवर डीएलएस पे आप आ गए. ठीक है. तो सिमिलरली अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन नजर आती है जिसमें आपको लगता है कि मे बी शादाब की 1-2 बॉलें ब्रेक हुई हैं, इमीडिएटली आप अगला ओवर अगर दूसरे एंड से कॉनवे नहीं बैटिंग करे तो आप नवाज को लगाने की कोशिश कर सकते हो. ठीक है. अगर वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग तब तक कॉनवे बैटिंग करे हुए तो वैसे हालात बुरे होंगे. अच्छा, नॉर्मली वो बैटिंग कर ही रहा होता है. हाँ, तो मतलब वही बात है. तो ट्वीट्स की तरफ चले. लेट्स टेक द ट्वीट्स. जिस तरह मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर में सेमीफाइनल होगा. देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. उनके भी बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं. तो लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन. पहला ट्वीट अगर हम इसे ले सके, बनीन मिर्ज़ा ये सवाल पूछ रही हैं, क्या ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कि जिसकी वजह से बाबर अपनी ए गेम नहीं खेल सक रहे या बैड फेज? इफ बाबर कम्स 1 down then will Mohammad Aris be able to play aggressively against pace attack? बनीन देखिए, नो वन इज़ डाउटिंग बाबर्स क्वालिटी. बैड फेस में कॉन्फिडेंस का भी बहुत मेजर रोल होता है. तो जब बैड फेज आपका होता है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ ही इंटरकनेक्टेड होता है. लेकिन जो आपका अगर आपका बैड फेज आएगा आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा. आपका कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. व्हेन यूर इन अ बैड फॉर्म तो आपका कॉन्फिडेंस वो होता है. देखें, बॉडी लैंग्वेज इज ऑलवेज समथिंग डिफरेंट, लेकिन जब आप वहाँ पे फेस करते हुए कॉन्फिडेंस होता है, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. जो आपका दूसरा सवाल है, कर इस पर रेहान ने बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन की थी, लेकिन आई विल जस्ट समराइज इट एंड रिपीट इट. रेहान, आपने वाली बात की थी कि चलो ठीक है, हारिस ऊपर चला गया, हारिस अगर जल्दी आउट हो गया तो फिर वापस बाबर और रिजवान आ जाएंगे उधर. सो व्हाई बी इन दैट सिचुएशन? I think वो भी it's a catch-22 in again कि आपको देखना पड़ेगा कि I think जितनी हमने प्रमोशन कर छोड़ी है ना इस बुक की, catch-22 की, उसकी शायद ही किसी ने की हो. बट गो ऑन. पैराडॉक्स कह लेते हैं. चलें इस पैराडॉक्स कह लेते हैं. अच्छा, वो भी कोई मूवी शूवी का नाम होना है. आई थिंक इंडोर्समेंट्स के लिए हमें एक आम स्टार्ट. बाय द वे आई catch-22 मैंने आपकी वजह से यूज करना शुरू किया. मैं पैराडॉक्स ही करने लगा. मैं सोचा यार catch-22 कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लेता हूँ. खैर, वो जो है द थिंग हियर इज कि हारिस, उन्होंने पूछा कि अगर हारिस ऊपर आएंगे तो वो अग्रेसिवली ही खेलेंगे कि नहीं. हारिस इसी तरह खेलेंगे. इसमें आई हैव नो टू ओपिनियंस ऑन दिस. आई थिंक दिस इज हाउ ही प्लेस एंड उसका फ्रीडम, द फ्रीडम ऑफ हिज थॉट is what makes him the player that he is. As soon as you take that freedom out of his thought, he will not be the same player. It's as simple as that. और मैथ्यू हेडन की भी आई थिंक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने शायद यही वाली बात की थी कि हारिस हैज़ बीन टेकिंग ऑन आर फास्ट बॉलर्स एज वेल. सो आई मीन वो सारी बातें. बट आई थिंक इस वक्त इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर बाबर एंड रिजवान कम गुड.
So I'm not particularly. I am मैं not- तब परेशान होता अगर middle order wasn't showing up. They're showing up. Middle order is doing a I good think job. Pakistan, in terms of percentage of runs scored by middle order in the Super 12 stage, is in the top 4 teams. ठीक है. तो Pakistan is in the top 4 teams. हाँ Yeah. बट वो मेरा अब कहने का मतलब कि मिडिल ऑर्डर की बड़ी कंसर्न थी सीरीज से पहले, तो इवन द स्ट्राइक रेट इज़ रियली गुड, इट्स बिटवीन 135 एंड 140, बॉल्स पर बाउंड्री इज़ रियली गुड, द एवरेज इज समथिंग अराउंड 22 विच इज़ अबव पार फॉर दिस टूर्नामेंट. फॉर एग्जांपल बाय द वे इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर की एवरेज जो है वो तकरीबन को 13 की है ठीक है इस वर्ल्ड कप के अंदर. ठीक है, तो पार से आप ऊपर हैं. तो नाउ आई फील कि बिकॉज यू हैव दैट कि आपका मिडिल ऑर्डर स्कोर कर रहा है, तो आई फील कि बाबर एंड रिजवान should play with a little more freedom, and I feel as soon as they play with a little more freedom in terms of के a couple of shots go यार their way. देखिए अगर आपको कुछ एजेस आपके हक में भी मैं आउट चली हो जाए भी ना गया एकदम से. या आउट हो भी गया तो इन्होंने बचाया मुझे पूरा ग्रुप स्टेज में, मेरे मिडिल ऑर्डर ने मुझे बचाया है, तो दैट शुड गिव यू अ मोर फ्री अप्रोच. ठीक है. एंड इफ दे प्ले विद अ फ्री अप्रोच आई एम श्योर के दे कैन डू वेल. अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं जी. लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन. मुबशर अहमद खान, क्या शादाब को नंबर 3 पे खेलना चाहिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, कंसिडरिंग देव टू स्पिनर्स, considering his spin hitting capabilities, he can give us a big advantage at 3 against them, specifically also 1 over from Nawaz in the power play if Allen is not out after 2 overs. शादाब पे तो पहले मैं ये कह दूँ हमने इस पे कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी कर दी है कि शादाब के लेग स्पिन के खिलाफ नंबर्स या किसी भी फॉर्म की रेस्ट स्पिन के खिलाफ नंबर्स माइट बी वेरी वेरी गुड, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के खिलाफ जो मिचेल सैंटनर probably would be the first change bowler, वो उतने उस टाइप के The graph is getting better, but it's not as good as against spin. मतलब लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर आपके पास शान मसूद और शादाब इकट्ठे क्रीज पर हैं, that would nullify both spinners. That would be the in the middle overs at some point in time, that would be the best situation. I think the reason जहाँ पे मुझे लगता है कि शादाब को शायद प्रमोशन नहीं मिलेगी up the order is because हारिस की परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस, और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान राइट नाउ थिंक्स कि हमारे पास कोई डेथ ओवर्स में हिटर नहीं है, बिकॉज अगर इफ्तिखार भी ऊपर खेल रहे हैं तो डेथ ओवर हिटर ऑटोमेटिकली देन शादाब बिकम्स दैट डेथ ओवर हिटर. ऑफ कोर्स. सो दैट इज अनदर रीजन फॉर, बिकॉज आप अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ खेल रहे हैं तो वन ऑफ योर अदर हैव टू प्ले एज द फिनिशर और एज द हिटर, सो इन देयर हेड्स शादाब इज दैट गाय. एंड आई थिंक टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर ये एक ऐसा मैच होगा जिसके अंदर कोई फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर उस सेंस में ना भी आया, तो रिहान आई थिंक हारिस एंड इफ्तिखार have given us enough reason to be backed in these particular positions. Yes, and also मतलब 3-4 देखिए अगर आपके 14 ओवरों में आपकी विकेट्स कम गिरी हुई हैं और आप तो वो बात डिफरेंट, फिर आपको चाहिए गो इन फॉर द किल. वो तो फिर मैं कह रहा हूँ बेंच से आसिफ अली को भी बुला लें और आप कहेंगे जी लाहौर से फ्लाई करके कोई आ रहा है तो वो भी कर लें. रजाक भाई से पूछा अभी किधर है, आ जाए आप भी. मैं पॉइंट ये है कि इफ यू आर इन दैट पोजीशन ना, तो और आप सेमीफाइनल है वर्ल्ड कप का, तो गो फॉर द किल. नेक्स्ट ट्वीट, लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट ऑन स्क्रीन. बासित ये सवाल पूछ रहे हैं, वसीम भाई ने एक बात की थी बिहाइंड द सीन कंटेंट के, वो जो पीसीबी बना रहा है. मेरा सवाल ये है कि व्हेन विल यू कम आउट ऑफ दिस एज ऑफ सोशल मीडिया बैड, हमारे ही प्लेयर्स मार्केटेबिलिटी में पीछे रह जाते हैं इस सोच को लेकर, इन अ वर्ल्ड विद स्टफ लाइक ड्राइव टू सर्वाइव, फार्मूला 1 एंड द टेस्ट. ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक इनके 2 ट्वीट्स थे ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इस पर ये दूसरा ट्वीट बोल के आ ही गया. थैंक यू सो मच मुर्तज़ा. वो ये कह रहे हैं कि जी अगर हम आरसीबी को भी देखें, उनका भी अपना पॉडकास्ट है, प्लेयर्स लाइक रायली एंड बेन स्टोक्स वहाँ पे स्ट्रीम वीडियो गेम्स ही स्ट्रीम करते हैं. द पीसीबी इज़ मेकिंग कंटेंट दैट मेक्स आवर प्लेयर्स मोर रिलेटेबल, शुडंट दिस बी इनकरेज्ड. यहाँ पे आई थिंक बासित थोड़ा सा जो वसीम भाई मतलब मुल्तान एंड इस्लामाबाद वन ऑफ दोज टीम सबसे पहले जिन्होंने आई थिंक अपनी ड्रेसिंग रूम टॉक्स वगैरह निकाली थी. ठीक है, ड्रेसिंग मतलब ऑब्वियसली हमने टॉक्स नहीं निकाली थी, हमने उनमें से हम टॉक्स निकाल नहीं सकते, हमने स्निपेट्स वगैरह निकाले थे, सारा कुछ था. जो वसीम भाई का वो आई थिंक जो मेन कंसर्न था वो ये था कि हर वक्त कैमरा इन योर फेस कैन ऑल्सो बी प्रॉब्ली डिस्ट्रैक्टिंग. आई थिंक दैट्स द वे, क्योंकि वसीम भाई जब गुस्से में होते तो काफ़ी चीज़ें वैसे भी BTS पे नहीं आ सकती. Yeah, I get that. मेरा इसमें बहुत सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है, and you know everyone has a right to disagree or have their own opinion. That's fine. I have a simple opinion on this. अक्सर लोगों ने ये भी पूछा कि यार जब ये हारते हैं तब क्यों नहीं वीडियोस लगती. तो पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी चीज़ को मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं ना, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू शो दैट साइड. ठीक है, एंड सेकेंडली जब आप हारते हुए की वीडियो लगाते हैं तो फिर आप रिएक्शन उसका ये होता है कि ये ड्रामे कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली
जो अच्छे मोमेंट्स हैं उनकी, एंड देन ऑल्सो प्लेयर्स आर ऑल्सो मोर कंफर्टेबल व्हेन दे वन। आप ड्रेसिंग रूम में मैच हारने के बाद जाएं, हम फैन से नहीं बर्दाश्त होता मैच देखना, जो हारे होते हैं सोचो उनके ऊपर कितना मुश्किल होता है। अच्छा, वैसे मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की जो 2 सबसे मशहूर तरीन वीडियोज़ रही थी ड्रेसिंग रूम की, वो बाबर आजम वगैरह की स्पीच आफ्टर लूजिंग थी। रेहान, थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस एंड योर टाइम। ये था जी हमारा आज का शो। अभी थोड़ी देर में ही 1 घंटे में पाकिस्तान विल बी टेकिंग इंग्लैंड इन द सेमीफाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। हमारी तवक्कुआत और दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं।